का विषय जो है आज का तृतीय सत्र का, सोरोस नेरेटिव एंड डीप स्टेट एजेंडा अगेंस्ट इंडिया, इस विषय पर आदरणीय प्रियंक जी अपना वक्तव्य रखेंगे। आज के इस सेशन में हमारे साथ अतिथि वो हैं जिन्हें भारत सरकार ने भी भारत के मानवों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए जिम्मेदार चुना है। और जब कभी मानवाधिकार की बातें होती हैं, मैं ये जानता हूं कि भोजन के बाद जब कोई सेशन होता है तो आंखें थोड़ी सी भारी होती हैं, लेकिन आज के सेशन का जो विषय है सोरोस नैरेटिव एंड डीप स्टेट एजेंडा अगेंस्ट इंडिया, ये विषय इतना गंभीर है कि अगर हमने इस विषय को लेकर आंखें नहीं खोली तो जल्द ही बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसे गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, प्रियंक जी ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया है और मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर बात करने के लिए आपसे बेहतर अतिथि कोई और हो सकता था। प्रियंक जी, आपने अब तक जो काम किया है, आपके जो काम का क्षेत्र रहा है वो एनजीओ से जुड़ा रहा है, चाहे वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो या मानवाधिकार संरक्षण आयोग। हम ये इन क्षेत्रों में एनजीओज बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, बहुत से लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं, मगर हमने आज तक नहीं देखा कि किसी ने आपके जितना एक्टिव होकर के काम किया है, जिसने सोशल मीडिया से कंप्लेंट्स रिसीव की हों और एक्टिवली उनका सॉल्यूशन एग्जीक्यूट किया हो। इन क्षेत्र में काम करने की एक तो चुनौतियां क्या हैं, आखिर क्यों लोग इतना एक्टिव होकर के काम नहीं करना चाहते, और आपके क्या सजेशंस हैं कि कौन सी चीजें अपना लें तो और बेहतर तरीके से बाकी लोग भी इन क्षेत्रों में काम कर पाएंगे? देखिए, आपने आयोग के काम से जुड़े अनुभवों के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ बहुत सारे युवा चेहरे बैठे हैं, इनमें से बहुत से संगठन के कार्यकर्ता होंगे, कई लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे। ऐसे ही सामाजिक कार्य करते हुए, जैसे एक दिन मुझे मौका मिला आयोग में काम करने का, तो आप में से कोई भी उस जिम्मेदारी पे जाके काम कर सकता है। इसी दृष्टिकोण से मैं केवल एक दो छोटी छोटी बातें जो मेरे अनुभव है वो साझा करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया से कंप्लेंट लेके या सीधे कंप्लेंट लेके काम किया, सही बात तो यह है कि ऐसे काम किया इसलिए विजिबिलिटी आई जिसको आज आप देख पा रहे हो। मैं आपको एक सच बात बताता हूं। आज इस तरीके के आयोजन सच के खुलासे के लिए ही होते हैं। मैंने 9 साल तक राष्ट्रीय बाल आयोग में काम किया और पिछले 3 महीने से मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में काम कर रहा हूं। अब राष्ट्रीय बाल आयोग में काम करते हुए हमने अनुभव किया कि साल भर में आयोग के पास 1500, 2000, 2500 शिकायतें आती थीं और उनका निराकरण होता था। आयोगों का मुख्य काम जो होता है वो लोगों के अधिकारों से जुड़े विषयों की शिकायतों का निष्पादन करना होता है। लोगों के अधिकारों की परिभाषा वृहद है। अगर किसी स्कूल के पानी पीने वाले स्थान का नल टूटा है, शौचालय का नल टूटा है, हो सकता है कि वो किसी अधिकारी के लिए समस्या छोटी हो, लेकिन उस शौचालय में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण जिन बच्चियों को स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है उनके लिए वो जीवन का प्रश्न होता है। इसलिए हर समस्या को उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो शिकायत करने वाले का दृष्टिकोण है। कई बार ऐसा होता है कि जिसके अधिकार का हनन हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जिसके अधिकार का हनन हो रहा होता है उसको मालूम ही नहीं होता कि उसके अधिकार का हनन हो रहा है। तो वो फोर्स जो जाकर के बताए कि ये तुम्हारे अधिकार है और ये मेरे कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे अधिकारों के हनन को रोकूं, इस भाव के साथ जो भी कार्यकर्ता काम करेगा वो ऐसा काम कर पाएगा। अभी 2 महीने पहले जब मैंने मानवाधिकार आयोग में कार्य दायित्व ग्रहण किया तो दूसरे दिन मेरे पास किसी का फोन आया पुरानी आदतों के अनुसार कि भाई साहब एक शिकायत है, कहाँ आना है लेके। मैंने कहा आजा, मैं ऑफिस बैठा हूं। अब वो नीचे से मुझे फोन कर रहा कार्यालय में आके कि ये ऊपर नहीं आने दे रहे हैं, कोई पास बनेगा।
मैं भी नया था नए आयोग में, तो मैंने पूछा कि भाई ये पास बनने का क्या है झंझट। तो उन्होंने बताया कि भाई इस आयोग में शिकायत करने वालों को सीधे अंदर आने की परमिशन नहीं है। क्या ऐसा क्यों है? तो बोले एक बार एक शिकायत करने वाला आया और वो जिद पर अड़ गया कि हमको फलाने बड़े अधिकारी से बात करनी है। अधिकारी साहब बैठक में व्यस्त थे, बात नहीं कर पाए, तो उसने अपनी नस काट ली। तो इस तरीके की कोई घटना आइंदा से ना हो, इसलिए हमने शिकायत करने वालों का आना ही बंद करवा दिया है। तो सबसे पहले ये व्यवस्था बदलने की आवश्यकता थी, बदली कि कम से कम मेरे पास कोई शिकायत करने वाला आता है तो वो आ सके। आयोगों को ये समझना होगा कि उनके पास शिकायत करने वाले नहीं आएंगे, शिकायत लेने के लिए हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये एक सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये उन सबके लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए कि आयोग में काम करने का अवसर ईश्वर बहुत कम लोगों को देते हैं। अगर आपके संगठन ने आपको इस दायित्व के लिए चुना है तो उसमें वो ईश्वरीय प्रेरणा काम करती है जो आपका परलोक सुधारना चाहती है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में विधायक बन के, सांसद बन के, मिनिस्टर बन के, अन्य दायित्वों पे पहुंच के, पार्षद बन के खूब काम कर सकते हैं और अपना लोक सुधार सकते हैं। लेकिन अगर परलोक को सुधारना है तो उसके आंसू पोंछने का काम ईश्वर आपको देता है, जिसको पता भी नहीं कि वो रो रहा है। मैंने इस आयोग में आने के बाद, विदिशा में मेरा घर है, तो जहां मेरा पूरा बचपन बीता वो वाल्मीकि मोहल्ला है। अब मैं जिनके साथ खेला, जिनके साथ घूमा, उनमें से कुछ मेरे मित्र, कुछ बंधु बांधव जो है नगर पालिका में झाड़ू लगाने का, स्वीपर का काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले जाके उनके साथ बैठा। मैं कहा यार अब मैं उस दायित्व पर हूं जहां मैं आप लोगों की समस्या को सुन सकता हूं, उसके समाधान पे काम कर सकता हूं। आप लोगों को शौक लगेगा और शौक लगना भी चाहिए। मैं आपको जो समस्या बताऊंगा तो 170 लोग डेली वेजर के रूप में उस नगर पालिका में काम करते हैं जो झाड़ू लगाने का काम करते हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास वो महिलाएं आई जो विडो थी, करीब 10-12 रही होंगी एक मोहल्ले में। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई काम नहीं है करने को। मैंने उनसे पूछा कि आपको सफाई का काम करने के अलावा क्या करना आता है? उन्होंने जवाब दिया कि इसके अलावा हमने कुछ सीखा नहीं। हमने नगर निगम से पूछा कि शहरी आजीविका विकास के लिए, आजीविका मिशन के लिए आपका कोई समूह यहां बना? तो उन्होंने सिंपली आंसर दिया कि इनको और कोई काम आता नहीं। हमने एक जाति को ये मानकर छोड़ दिया है कि सफाई करना इनका ही काम है, और पिछले 75 साल से एनजीओ इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, आयोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। 15-20 साल पहले तक मैंने उन महिलाओं से फिर पूछा कि आपको कोई काम तो ऐसा होगा सफाई करने के अलावा जो आपको आता होगा। तो उसमें से एक बिटिया ने बोला, 22-24 साल की उम्र में विडो हो गई। उसने बोला मैंने बचपन में देखा है कि मेरे घर में झाड़ू बनाने का काम होता था। भाई साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये। आपको सोशल कॉज को इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लिंक करना पड़ेगा, तब आप लोगों के राइट्स इंश्योर कर पाएंगे। अब मैं बोलूं कि इसको विधवा पेंशन दे दो, इसको फलानी 1,500 रुपए महीने की योजना से जोड़ दो, इसको ठिकानी फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम से जोड़ दो, ये वक्ती चीजें हैं। किसी को पैर पे खड़ा करने के लिए उसको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। हमने नगर पालिका से पूछा कि भाई ये बताइए कि आप झाड़ू प्रोक्योर कैसे करते हैं? वो नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि साल में 10 लाख रुपए की झाड़ू हम प्रोक्योर करते हैं। अभी आयोग का काम नहीं है, ये आयोग का काम नहीं है, लेकिन ये एज ह्यूमन, एक कार्यकर्ता के रूप में, समाज के एक भाग के रूप में मेरा एक काम था कि मैं मोटिवेट करता। हमने उन लोगों से बात की कि आप लोगों को केवल झाड़ू ही बनाने का काम आता है तो आप झाड़ू ही बनाइए, ये झाड़ू नगर निगम, नगर पालिका आपसे प्रोक्योर करेगी।
10 महिलाओं का समूह 10 लाख रुपए की झाड़ू अगले फाइनेंशियल ईयर से बेचेगा। ये बहुत छोटी छोटी, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की और बहुत ही माइन्यूट इंटरवेंशन की जरूरत है। एक बड़ी समस्या जो वहां पे मिली थी वो ये थी, 170 कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस से आधी तनख्वाह मिल रही है पिछले 9 साल से। क्या आप में से कभी किसी ने अपने आसपास के सफाई कर्मी से पूछा कि कितनी तनख्वाह मिल रही है? क्या आप में से किसी ने कभी पन्नी बीनने वाले से पूछा कि दिन भर में इसे बेच के कितना कमा लेते हो? पूछिए। हमने भोपाल में पकड़ा पन्नी बीनने वाले जिनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सपना देखा, और हम सबको यह दायित्व दिया कि उस सपने को साकार करने का मतलब होगा कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठाना। ये प्लास्टिक की बोतल जो होती है ना जिसमें हम पानी पीते हैं, ये प्लास्टिक की बोतल जो कबाड़ी उनसे खरीदता है, वो कबाड़ी उनसे 15 रुपए 20 रुपए किलो में खरीद लेता है, जिसको वो 45 रुपए किलो में बेचता है। कैन यू इमेजिन द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट? $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दुनिया में प्लास्टिक। ये कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम कभी उसके शोषण के बारे में उससे पूछते ही नहीं है। वो आधे पैसे नकद देता है, आधे का नशा देता है, लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है। हमको अपने आसपास जाकर देखकर पूछना पड़ेगा। भोपाल में एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ है। भोपाल में रैक पिकर्स की कोऑपरेटिव बनी है, अपने कुछ कार्यकर्ता हैं, वो लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमको केवल ये देखते हुए चलना है कि जो हमसे नीचे हैं जीवन स्तर में, क्या हम उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद कर सकते हैं। इस सोच के साथ केवल काम करने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं और जो बात जीवन में उन्होंने उतारी हुई है, आपसे मिलने में किसी को छोटा महसूस ना हो। जिस दिन अपने जीवन में आप ये उतार लेंगे, आप कई लोगों की मदद कर पाएंगे और अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। ये तो सफलताओं की कहानी है, लेकिन जब आपने ये काम करना शुरू किया तो उस समय बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे अड़ंगे भी लगे, और इन अड़ंगों को लगाने में एक जो नाम प्रमुखता से आता है वो नाम डीप स्टेट का आता है। डीप स्टेट सोशल मीडिया पे हम खूब सुनते हैं, हर कोई हैशटैग में डीप स्टेट लिख रहा है, लेकिन मैं आसान शब्दों में समझना चाहूंगा कि आखिरकार ये डीप स्टेट है क्या। और हम बार बार खबरों में पढ़ते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने 1 अरब रुपए भारत को प्रभावित करने के लिए लगा दिया, अफ्रीका में करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं। आखिर किसी व्यक्ति का मोटिव हो क्या सकता है कि किसी और देश को, किसी और समाज को, किसी और संस्कृति को प्रभावित करने के लिए अरबों रुपए लगा रहा है, और ये डीप स्टेट काम कैसे करता है? देखिए, डीप स्टेट को अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो उसकी शुरुआत होती है टर्की से। कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ एक्स मिलिट्री मैन, इन सब ने मिल करके हमेशा सत्ता को अपने नियंत्रण में रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण किया वो डीप स्टेट। शीत युद्ध के काल में डीप स्टेट बहुत सरसब्ज हुआ और एक ताकत बन के उभरा। इसका कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है कि आप इसको कहीं पकड़ पाए, लेकिन जो दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जो दुनिया भर में पढ़ने में आता है, आप छोटे छोटे उदाहरणों से डीप स्टेट के बारे में समझ सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में यह बात बिठानी पड़ेगी कि जॉर्ज सोरोस के बारे में भारत भर में सोशल मीडिया के माध्यम से या एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया में पहली बार स्टैंड लेके अगर डीप स्टेट के बारे में बोला तो जॉर्ज सोरोस के बारे में बोलना शुरू किया, और ये 3-4 साल पहले से हुआ। हम लोग जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं 10, 12, 15 साल से इस सब चीजों को महसूस कर रहे थे, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक पॉलिटिकल पार्टी अब डीप स्टेट के बारे में बात कर रही है। जॉर्ज सोरोस जो है ये हमको लगता है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है वो, लेकिन असल में जॉर्ज सोरोस एक सोच है। आज जॉर्ज सोरोस नहीं होगा, कल कोई और हो जाएगा, और ये अपना मॉडस ऑपरेंडाई बदलते रहेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक नाम गूगल करिएगा, हेनरी किसिंजर। 2023 में हेनरी किसिंजर की मौत हुई, 100 साल की उम्र में मौत हुई। हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज मिला।
हेनरी किसिंजर जो था वो अमेरिका का डिप्लोमेट था, विदेश प्रमुख था, 4 साल तक विदेश सचिव रहा। उसके बाद जो है उसने एक एनजीओ बनाया, थिंक टैंक बनाया बड़ा, और काम करता रहा। बांग्लादेश में 1971 के पहले जो हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ था, हेनरी किसिंजर ने उसको सपोर्ट किया था। हमने हमेशा से किताबों में पढ़ा सुना कि अमेरिका ने भारत के विरोध में, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सेना के विरोध में जाकर के काम किया। तो वो आदमी जो था वो हेनरी किसिंजर था। हेनरी किसिंजर का कोर कॉम्पिटेंसी का एरिया न्यूक्लियर था। ऐसे आदमी को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो यही डीप स्टेट की मॉडस ऑपरेंडाई है। बांग्लादेश वाले यूनुस को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अमर्त्य सेन का नाम हम लोगों ने सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला उनको इकोनॉमिक्स के लिए। उनको गरीब का इकोनॉमिस्ट माना गया। भाई साहब, वो दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी का दामाद है। अमर्त्य सेन की जो ससुराल है वो रुथ चाइल्ड फैमिली में है। ये रुथ चाइल्ड को कभी गूगल करिएगा। दुनिया भर के, मतलब उनके ऊपर तो अनेक अनेक प्रकार के आरोप है, लेकिन दुनिया भर के पैसे पे, इकोनॉमिक्स पे, बैंकिंग पे जो नियंत्रण है वो रुथ चाइल्ड परिवार का है। उनके दामाद को गरीब का इकोनॉमिस्ट होने के लिए जो है नोबेल प्राइज दे दिया गया। और आप उस दिन डीप स्टेट की ताकत को समझेंगे भारत में, अभी भी नहीं समझेंगे, जिस दिन मनमोहन सिंह को जो है नोबेल प्राइज मिलेगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो और ये मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इस प्रकार का तंत्र जो पैसे वालों द्वारा, पैसे वालों के लिए संचालित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ही पैसा कमाना है, वही डीप स्टेट है। एक उदाहरण है डीप स्टेट का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम आप में से कितने लोगों ने पढ़ा सुना है? अच्छा, फॉर फर्स्ट इंस्टेंस क्या लगता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होगा? कोई यूएन का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई देशों का समूह होगा। एक सीधे साधे विद्यार्थी को तो सबसे पहले यही लगेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? भाई साहब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है। जो आप एनजीओ की बात कर रहे थे, तो दुनिया के बड़े एनजीओज में से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। दावोस में मुख्यालय है। और मजे की बात उसमें सबसे मजे की बात यह है कि प्रोफेसर क्लॉस, जो उसका फाउंडर है, 70 के दशक की शुरुआत में जिसकी स्थापना की, वो आज तक उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। वहां इलेक्शन नहीं होते, वहां किसी को हटाया बदला नहीं जाता। अभी तक वो प्रेसिडेंट थे, 2 साल पहले उन्हें प्रेसिडेंट से बढ़ा के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का हेड बना दिया गया है। और यहां पे प्रोफेसर क्लॉस के बारे में बात इसलिए हो रही है कि प्रोफेसर क्लॉस के मेंटर हेनरी किसिंजर थे। तो दुनिया में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था इस कदर मजबूत की हुई है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पे वो नियंत्रण करते हैं। यही डीप स्टेट का फार्मूला है। हम लोगों ने डॉक्टर गोविंदाचार्य का नाम सुना है? मैं स्वदेशी जागरण मंच का कार्यकर्ता था, बहुत बालक था मैं, तब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। एक बार उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला, ऐसे किसी कार्यक्रम में विदिशा आए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उनका भाई वो अमेरिका के बारे में बहुत बोलते थे। तो उसके पहले आपको एक बात बताता हूं। मैं लास्ट ईयर अमेरिका के दौरे पे था, सरकार के, वहां की सरकार ने बुलाया था अलग अलग विषयों पे। तो मेरे जो लाइजन ऑफिसर थे वहां पे, उनसे ऐसी एक दिन बैठे बैठे बात हो रही थी, तो प्रोफेसर गोविंदाचार्य जी का नाम निकला। तो वो ऑफिसर मुझसे बोले, यस आई नो हिम, ही इज ए क्रिटिक ऑफ अमेरिका एंड ए इकोनॉमिस्ट। वो बहुत छोटे लेवल की ऑफिसर थी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, पर उसको ये पता है कि के एन गोविंदाचार्य कौन है। हमारी जो जैन जी यहाँ पे बैठी हुई है, जो जैन जी के 97, 96 के पहले वाले हैं, उनको तो पता है। 97 के बाद वाले जो हमारे लोग हैं, उनको पढ़ाना पड़ेगा कि डॉक्टर गोविंदाचार्य कौन है। डॉक्टर गोविंदाचार्य से मैंने पूछा कि अमेरिका की, भाई साहब अमेरिका क्या है? तो उन्होंने बोला कि तुम अगर अमेरिका की परिभाषा जानना चाहते हो तो मैं तुमको केवल ये बता सकता हूं कि अमेरिका दुनिया के सबसे पैसे वाले लोगों का वो समूह है जो पैसे वालों को और पैसे वाला बनने के लिए सहूलियत उपलब्ध कराता है। तो डीप स्टेट की सारी संरचना वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, इसके इर्द गिर्द है। जिन लोगों के पास पैसा है वो और बलशाली और पैसे वाले हो सके,
इसके लिए एनजीओ हो, अखबार हो, नैरेटिव सेट करना हो, पत्रकारों को मैनेज करना हो, पॉलिटिशियंस को मैनेज करना हो, सरकारों को गिराना हो, पटकना हो, उठाना हो, ये सब काम डीप स्टेट के लोग करते हैं। और इसमें केवल पॉलिटिशियंस नहीं होते, इसमें बिजनेसमैन होते हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, इसमें वो हर आदमी होता है जिसका हित एक बड़े सामूहिक हित में जुड़ा होता है, जिसको सीक्रेट सोसाइटीज के रूप में कभी इल्यूमिनाटी कहा जाता था, कभी मैसोनिक सोसाइटीज भी ऐसी हुआ करती थी। लेकिन भारत में भारत के हित की सोच रखने वाला कोई डीप स्टेट नहीं है। ऐसा डीप स्टेट जो दुनिया में काम करता है, उसके एजेंट्स के रूप में अनेक सारे लोग भारत में काम करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की भूमि ऐसे लोगों को पलने पोसने के अवसर देने के लिए हमेशा से बड़ी फर्टाइल रही है। मैं इसी बात पर ही आने वाला था, मैं भी यही कहने वाला था कि दुनिया भर के उदाहरण प्रभावी तो होते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में तब आता है जब बिल्कुल घर के चौखट की बात हो। तो मध्य प्रदेश में ये डीप स्टेट कैसे काम करता है, मध्य प्रदेश को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो शायद यहाँ बैठे हुए लोग, ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के हैं, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे इसको। देखिए, चौखट के घर ही के अंदर बैठे हैं, विधानसभा होती थी ये पहले, कभी मिंटो हॉल है। उस दौर में यहाँ पे एक चीफ सेक्रेटरी होते थे, शरद चंद्र बेहार, गूगल करिएगा, 2 होनहार सपूत हैं उनके, वो भी काफी होनहार व्यक्ति थे। शरद चंद्र बेहार जब यहाँ बड़े, चीफ सेक्रेटरी तो बाद में बने, लेकिन आप सब लोगों ने सरदार सरोवर डैम के बारे में सुना होगा। सरदार सरोवर डैम बनने में कई दशक लग गए, लगभग 5 दशक हम लेट हो गए सरदार सरोवर डैम बनने में। और उसकी जो सरदार सरोवर डैम को बनने से रोकने का जो इकोसिस्टम था, वो यहां भोपाल से चलता था। मेधा पाटकर का नाम हम लोगों ने सुना। देखिए साहब, जब खरगोन अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट था, तो खरगोन अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। डैम बनने से जो विस्थापन का सारा मामला होना था, वो खरगोन, खंडवा, बड़वानी, जिसको अब हरसूद कहते हैं, वो खंडवा का पार्ट था, बुरहानपुर, ये एक बड़ा क्षेत्र था जो प्रभावित हो रहा था। एक आदमी था 1980 बैच का आईएएस ऑफिसर, जो उस समय वहां कलेक्टर था, उसका नाम था हर्ष मंदर। अर्बन नक्सल्स का पितामह है भारत में। वो मध्य प्रदेश सरकार का काबिल अफसर माना गया था एक जमाने में। और आप दयानतदारी देखिए सरकारों की, एक आईएएस ऑफिसर को 1998-1999 में एक एनजीओ में काम करने के लिए डेपुटेशन पे भेज दिया गया। एक्शन एड एनजीओ का नाम है। यहाँ डॉट्स कनेक्ट करने की बात होती है। एक्शन एड नाम नोट करिए। एक्शन एड को अभी कौन चला रहा था हाल तक? शबाना आजमी। उनका भी भोपाल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और कौन चला रहा था? सैयद हमीद। और कौन चला रहा था? शरद चंद्र बेहार, जो तब चीफ सेक्रेटरी थे ना, उनका बेटा अमिताभ बेहार। अब एक बार उस कहानी को बंद करते हैं, वहीं रोकते हैं। इधर आते हैं 2021 में। 2021 में एक्शन एड एनजीओ के लोग मेरे पास आए, मुझसे आकर के बोले कि भाई साहब बड़ा काम किया है हमने, थोड़ी सी मदद कर दो। उनका क्या काम किया है? तो बोले जितने भी लोग कोविड के दौरान वापस रिवर्स माइग्रेशन करके अपने घरों को गए थे, उनका डेटा हमने संग्रहित कर लिया है। अब इनके वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए चिट्ठी लिख दो आप, तो हम बाकी सारा काम कर देंगे। इनका तुम्हारे पास कुछ पैसे आए होंगे कि हाँ 10 करोड़ रुपए की ग्रांट हमको यूनाइटेड किंगडम ने दे दी, ब्रिटिश एम्बेसी ने हमको, ब्रिटिश हाई कमीशन होता उसने हमको 10 करोड़ की ग्रांट दे दी है। क्या डाटा कहाँ है? इसलिए डाटा हमारे पास है। 18 लाख परिवारों का डाटा उनके पास था उत्तर प्रदेश के। इसी प्रकार का मध्य प्रदेश का डाटा भी उनके पास था। अब मैंने उनसे पूछा डाटा कैसे आया? अब आप मॉडस ऑपरेंडाई समझने की बिल्कुल बारीक रास्ते पे। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ
सरकार के साथ काम करता है। तो सरकार के बाबू ने बोला यूनिसेफ को कि इस काम में मदद करो। यूनिसेफ ने अपने पार्टनर एनजीओ को बोला कि डाटा फीड करो। मजे की बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने सारे स्टेट्स के एंट्री पॉइंट पे अपने टीचर्स, अपने पटवारी, अपने पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई हुई थी। डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है। इनके लोगों ने केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर बिठा करके उसको कंप्यूटर पे फीड किया है। केवल कंप्यूटर पे फीड करने में 10 करोड़ की तो पहली ग्रांट वो ले चुके हैं, और वो सारा वल्नरेबल फैमिलीज का डाटा उनके पास है। तो यूनिसेफ का पार्टनर एनजीओ एक्शन एड काम कर रहा है राज्य सरकार के साथ। इतना डीप रूटेड एनजीओ था कि हर्ष मंदर जो मध्य प्रदेश सरकार का अफसर था 98-99 में, उसको डेप्यूटेशन पे, प्रतिनियुक्ति पे एक एनजीओ में भेज दिया गया था। एनजीओ की प्रतिनियुक्ति से वापस आया। लबासना का नाम आप में से किसने सुना है? लबासना वो एकेडमी है जब भारत के आईएएस ऑफिसर तैयार होते हैं। उस एकेडमी का ज्वाइंट डायरेक्टर बना दिया हर्ष मंदर को जब वो एक्शन एड से प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आ गया। अब क्या होता था जी, लबासना में ये पढ़ाया गया, ये बताया गया कि नक्सली बात तो अपने अधिकार की कर रहे हैं, तरीका थोड़ा सा अलग है। जब मैं पहली बार लबासना गया, मैंने ट्रेनिंग अफसरों से पूछा कि जब नक्सली आईईडी लगाता है तो क्या उसको पता होता है कि इससे आईएएस मरेगा या सीआरपीएफ का जवान मरेगा? अगर आपके दिमाग में ये कचड़ा भरा हुआ है कि उनके लड़ने का तरीका अलग है, बात सही कर रहे हैं, तो आप देश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठ के देश में आतंकवाद, नक्सलवाद को फैलाने का काम करेंगे। लेकिन ये सब सिखाने कौन जाता था? ये सब जो उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल थे वो बनाए किसने? हर्ष मंदर ने इतनी तगड़ी नींव रखी थी बॉस। नंदिनी सुंदर का नाम गूगल करिएगा। नंदिनी सुंदर का जो पति है उसका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के बारे में जानते हैं? द वायर पे उस प्रोजेक्ट में एक दिन अलग से सेशन हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन जो है वो वहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में जा रहा था। वृंदा ग्रोवर का नाम सुना है आपने? पढ़िए। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वृंदा ग्रोवर का नाम अपनी आंख से ना पढ़ा हो, लेकिन हमारे इधर जाके वो जमा नहीं हुआ। अजमल कसाब को फांसी ना हो, इसके लिए सबसे पहले जो वकील खड़ी हुई उसका नाम था वृंदा ग्रोवर। संसद पे हमला करने के आरोपी गिलानी का केस मुफ्त में जिसने लड़ा उसका नाम था वृंदा ग्रोवर। अफजल गुरु का केस जिसने लड़ा, मतलब कुल मिला के उस कबाल का पार्ट है। अभी मेरे खिलाफ भी केस लड़ने वो आती है, इसलिए मुझे पता है कि वृंदा ग्रोवर कौन है। लेकिन वृंदा ग्रोवर वहां पे पढ़ाने जाती थी। अब हमने गुरु ही गलत चुन लिया, तो आप सोचिए जरा 22-23 साल की उम्र का नौजवान जो अपने कमरे में 16 घंटे 18 घंटे पढ़ के आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके वहां पे नौकरी करने की ट्रेनिंग लेने गया है, वो तो एकदम कच्चा घड़ा है, एकदम व्हाइट बोर्ड है। जो लिख दोगे वैसा बन जाएगा। लिखने के लिए अर्बन नक्सल लगा दिए। ये काम करता है डीप स्टेट। अब ये जो हर्ष मंदर का नाम मैंने लिया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर्ष मंदर ही वो आदमी था जिसने शरद विहार के मार्गदर्शन में नर्मदा बचाओ आंदोलन की जड़ों को मजबूत किया। और सोचिए कहानी कहां जाके खत्म होती है, बल्कि इसका नया अध्याय कहां शुरू होता है। गोधरा कांड कहां हुआ? गुजरात में। गोधरा कांड के बाद दंगे कहां हुए? हर्ष मंदर कौन से कैडर का अफसर था? मध्य प्रदेश का। हर्ष मंदर पोस्टेड कहां था? लबासना में। केंद्र की प्रतिनियुक्ति पे था, आईएएस अफसर पढ़ाता था। ऑल ऑफ सडन उठा वहां से, दिल्ली आया, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और प्रधानमंत्री जी को गोधरा कांड के लिए जिम्मेदार बता के इस्तीफा दे दिया। 3 साल 4 साल के अंदर जैसे ही सरकार बदली, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी ना, सुना उसके बारे में? लक्षित हिंसा अधिनियम के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना? बॉस, उस समय एक कानून ड्राफ्ट किया गया था कि यदि कहीं पर दंगा होगा तो जो बहुसंख्यक समुदाय वहां रह रहा है, बिना कोई जांच किए उसे आरोपी मान लिया जाएगा। यह कानून ड्राफ्ट करने वाला आदमी हर्ष मंदर था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, पीछे बैठ के सरकार चलाते थे। तो जो लोकतंत्र को बिलीव नहीं करते वो लोग सब डीप स्टेट होते। कुल मिलाकर बात यही है ना कि माइंड को शेप कैसे किया जा रहा है, यूथ के माइंड को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के माइंड को, लोगों के माइंड को, कि वो झूठ को भी सच मानने लगते हैं, उसको एक्सेप्ट कर। हाल फिलहाल में आपके ही ट्विटर हैंडल की एक वीडियो में देख रहा था, आपने ट्विटर हैंडल में एक वीडियो डाला था, आप रास्ते में जा रहे थे, कुछ बच्चे आपको मिले, वो मदरसे पढ़ के आ रहे थे, आपने उन बच्चों से सवाल पूछा कि जिंदगी कैसी है अभी, क्या, तो उस बच्चे ने जवाब दिया था कि ये जिंदगी थोड़ी है, असली जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। ये जो माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, जो मदरसों में माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, या आपने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग में काम करते हुए मिशनरी संस्थाओं में जो देखा, या हमारे खुद की देश की जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये किस तरीके से डीप स्टेट को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या ये डीप स्टेट से जुड़े हुए हैं? क्या इनका भी कोई कनेक्शन है? देखिए, वो जो वीडियो है मुझे अच्छे से याद है, वो मेघालय, आसाम और बांग्लादेश के बॉर्डर का है। मुझसे देश में हजारों बच्चों ने ये बात कही होगी, लेकिन वो वीडियो पोस्ट मैंने इसलिए किया था कि आप उस जगह की लोकेशन को ध्यान में रखिए कि वो बच्चे कहां थे। वो बच्चे एक ऐसी मजार के सामने खड़े थे जो औरंगजेब के सेनापति की मजार थी, जिसने नॉर्थ ईस्ट में आतताई ढंग से अत्याचार किए थे। वहीं पे वो मदरसा था, उस मदरसे की छत पे खड़े होकर बांग्लादेश दिखता है। जरा कहानी का फ्लिप साइड देखिए। आर्य चाणक्य के जमाने में भारत मजबूत था, चंद्रगुप्त मौर्य प्रतापी सम्राट था, तक्षशिला से पढ़ के निकला था। तक्षशिला कहां था बताइए? भारत के द्वार पे था, जहां से कोई आक्रमणकारी भारत आ सकता था। वहां तक्षशिला था कि वहां पे हमेशा एक सुरक्षात्मक वातावरण देने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी थी। ये मदरसा बांग्लादेश के बॉर्डर पे था, जहां बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि ये जीवन किसी काम का नहीं है, तैयारी आखिरत की करनी है, इस जीवन के बाद के जीवन की तैयारी करनी है। ये खतरनाक है। ये खतरनाक तब हो जाता है जब मैंने मेघालय के चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि कितने मदरसे हैं, बोला एक भी नहीं। तो उसको वो वीडियो मैंने दिखाया कि बॉस ये तुम्हारी सीमा के भीतर है। तो कुल मिलाकर के ये तो मेघालय है, बांग्लादेश बॉर्डर है, हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में हमारी वल्नरेबिलिटी पता है आपको क्यों बढ़ जाती है? एक हिंदुस्तान में ट्रेंड रहा है 2,500-3 हजार साल से बॉर्डर को खाली करके आने का, बॉर्डर को खाली करके सेंट्रल साइड आने का। मैं 4th-5वीं कक्षा में पढ़ता था, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। पंजाब में आतंकवाद चरम पे था, पंजाब के आतंकवाद पे कक्षा में चर्चा हो रही थी। मैंने अपनी पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे उनसे पूछा उसके सिलसिले में कुछ सवाल, जो उन्होंने उत्तर दिया वो मेरे को आज तक रजिस्टर है। उन्होंने कहा अपन तो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी विदिशा में रह रहे हैं, यहां कभी कोई नहीं आना। ये सब तो सीमांत प्रदेशों की समस्या है। ये जो सेंस ऑफ सेफ्टी हमारे दिमाग में है, ये बहुत खतरनाक है, हमको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। सिमी का मॉड्यूल पकड़ाता है हमारे यहाँ, कन्वर्जन की फैक्ट्रीज पकड़ाती हैं हमारे यहाँ, वो सब कुछ पकड़ाता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में सेंस ऑफ सेफ्टी इस कदर घर कर गया है कि मध्य प्रदेश में यहाँ क्या ही होना है। तो मिटने में टाइम नहीं लगता,
ये मध्य प्रदेश ही था जिसके नवाब ने, भोपाल नवाब ने कह दिया था कि नहीं आता। हमारा भी एक सेशन भी था। हमारा भोपाल तो गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब उसको लेकर के ऐसा कैसे बोला जा सकता है? देखो, भोपाल में तालाब है, नदी तो है नहीं। तो बात यह है कि भोपाल से जो लोग पाकिस्तान चले गए 47 में, अब गंगा जमुनी तहजीब तब कहलाती कि उन प्रॉपर्टीज पे स्कूल, शिक्षण संस्थान, अनाथालय, अस्पताल बने हुए 75 साल हो गए होते। 75 नहीं हो रहे थे तो 71 के बाद के कितने साल हो गए? 50-52 साल हो गए होते। ये तो नहीं हुआ। शत्रु संपत्ति अभी तक शत्रु के पास है, और शत्रु का भतीजा, भांजा, नाती, पोता खड़ा होकर कह रहा है नहीं जी मेरी है। कितनी देर लगती थी? यही विधानसभा थी। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, आप में से बहुत से लोग तो कानून बनाना जानते होंगे, कानून पढ़ते होंगे, विधि के विद्यार्थी भी होंगे कुछ। मैं अगर किसी प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए विधानसभा में एक बिल लाऊं और मैं ये कहूं कि ये कानून इस प्रॉपर्टी के अधिग्रहण के लिए आया है और आज से प्रभावी है, कौन सा कोर्ट स्टे दे देगा फिर? लेकिन हम सिस्टम ऐसा बनाते हैं कि स्टे मिलते रहे, अरबों खरबों की संपत्तियों के किराए नवाबों की औलादें खाती रहे। हम नवाबों को पूछ रहे हैं यार, क्या मतलब है? मतलब एक आदमी फिल्मों में काम कर रहा है, नाच गा रहा है, और जेम्स ऑफ बॉलीवुड वाले आज आ नहीं पाए, नहीं तो आपको सैफ अली की भी हकीकत बताते क्या है क्या नहीं है। और उसके बावजूद जो है अपने बालक का नाम रख रहा है, क्या? मैं नहीं देता नाम। लेकिन भोपाल दीवाना हुआ पड़ा रहता है कि हमारे नवाब का लड़का है। अरे भाई, ये सब प्रॉपर्टीज जो हैं वो देश की संपत्ति हैं, उनको देश को मिलना चाहिए। इन प्रॉपर्टीज पे स्कूल, कॉलेज, इदारे बनना चाहिए, जनहित के कामों में इनको लगना चाहिए, बजाय इसके। पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टी आप बचा पाए आज तक? हमारा तो पूरा बैरागढ़ उन लोगों से बसा हुआ है जो पाकिस्तान से आके बसे। बैरागढ़ में बसे हुए किस भाई की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में आज भी कोर्ट के स्टे से जिंदा है? एक प्रमाण लाके अगर कोई बता दे तो इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि नवाबों के जो रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी आज तक उनके पास है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं हुई, ये तालाब है, और तालाब में अब पानी सड़ गया है। इस पानी को बदलने की आवश्यकता है। उन प्रॉपर्टीज का राष्ट्रीयकरण होने की आज बेहद आवश्यकता है। हम डीप स्टेट को समझ भी रहे हैं, डीप स्टेट काम कैसे कर रहा है उस चीज को पहचान भी रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर इस डीप स्टेट से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस डीप स्टेट को डिकोड कैसे करें अपने माइंड में और इसके अगेंस्ट कैसे खड़े हों? देखिए, खबरों के पीछे की खबर को पढ़ना और उसके लिए अपने दिमाग को जागृत रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अपने भोपाल के एक पत्रकार थे, उनका देहांत हुआ लास्ट ईयर, उन्होंने मुझे ये बात बताई थी एक दिन, तब मेरे को भी समझ में आया कितनी बड़ी बात है। ज्ञानेंद्र जी थे, यहीं भोपाल के पत्रकार थे। उन्होंने मुझे बताया वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मॉनिटरिंग सेल में नौकरी कर रहे थे उस समय। तो एक दिन आए शाम को अक्सर हम लोगों का बैठना होता था। बोले यार आज तो मैं बहुत गुस्से में हूं। क्या है भाई सब, क्या हुआ? बोले कुछ भी हो रहा है। क्या हो क्या गया बताइए। तो उस दिन हमारे एक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हुआ था, शायद मंगलयान था। ये 2016-17 की बात है, मैं हो सकता है यान में कंफ्यूज हो रहा हूं, लेकिन शायद मंगलयान का पहला प्रक्षेपण था। बोले यार ऑल इंडिया रेडियो में खबर चली कि भारत का अंतरिक्ष यान अमेरिका के स्पेस शटल की तरह दिखता है, और ये खबर चल गई। तो चूंकि वो मॉनिटरिंग सेल में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में जिसने वो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको बुलाया। इंटर्न ने लिखी थी। उस इंटर्न से पूछा कि यार तुमको क्यों लगता है ऐसा? तुम लोग, मेरे को कुछ नहीं लगता, मेरे को तो रॉयटर्स ने जो खबर की थी वो उठा के चला दी। अब आप समझिए इस बात को। पूरी दुनिया में क्या परसेप्शन बना कि भारत ने अपना अंतरिक्ष यान बनाने के लिए अमेरिका के स्पेस शटल की कॉपी कर ली।
नकल कर ली, ऐसे नैरेटिव सेट होता है। कितना बारीक काम है। अब हम में से कोई लोग जब ये खबर पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि अमेरिका ने कब किया था, हमने आज उसकी कॉपी कर ली। ये बहुत बारीक काम है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप चिकित्सक हो सकते हैं, आप छात्र हो सकते हैं, आप पत्रकार हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप अपना व्यापार कर रहे हो सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आप जो पढ़ें, जो सुने, जो देखें, उसको इस नजरिए से जरूर देखें कि आपका क्या परसेप्शन इस घटना के प्रति बिल्टअप करने का काम किया जा रहा है। एक वाक्य और आपको बताता हूं, भोपाल का उसमें बड़ा अहम योगदान था। ये मयंक जी बैठे हुए हैं, ये उसमें साथी रहे, गवाह रहे। देखिए क्या हुआ, कोविड काल हम सबने देखा। कोविड काल के समय एक दिन अखबार में एक खबर छपी, लॉकडाउन के समय, मैं चूंकि बाल आयोग का उस समय काम कर रहा था, एक खबर छपी कि पीटीआई ने की, द हिंदू ने की। खबर क्या थी? खबर यह थी कि लॉकडाउन के शुरुआत के 11 दिनों में 72,000 बच्चों का यौन शोषण हुआ। आप हिल गए सुन के? भैया मेरी तो नौकरी इस बात की थी कि मुझे हिलना ही था। तो मैं हिला तो मैंने पूछा 72,000, अच्छा साल में कितनी यौन शोषण की एफआईआर हो रही थी? 38,000, 40,000, 42,000। 11 दिन में 72,000, मतलब भारत का हर बाप बलात्कारी हो गया है। यही माना जाएगा? तो परसेप्शन यही सेट किया जा रहा था। हमने पूछा कि ये जानकारी कहां से आई? बोले यूनिसेफ से। यूनिसेफ से पूछा कहां से आई? बोले चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन से। उनसे पूछा कहां से आई? बोले भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय की एक बैठक चल रही थी, उसमें ये डाटा चाइल्ड लाइन ने दिया। चाइल्ड लाइन का उस समय, अब तो खैर उसको भंग करवाया इसके बाद, चाइल्ड लाइन का उस समय जो चेयरपर्सन होता था भारत सरकार का सचिव होता था। मैंने भारत सरकार के सचिव को नोटिस किया, ये भी पहली बार हुआ। उनका ये मेरे को 72,000 घटनाएं बताओ, इनमें एफआईआर कराएंगे हम। 15 दिन लगे जवाब आने में। उन 15 दिन में क्या क्या हुआ ये देखिए। 2 युवा अधिवक्ताओं ने दिल्ली की हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई कि भारत के बच्चे घरों में रेप का शिकार हो रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए। आप सब जानते हैं ना कि लॉकडाउन कौन खत्म करना चाहता था? कि वो भी बताऊं? लॉकडाउन खत्म करने से क्या होता? महामारी फैलती। तो बच्चों का रेप हो रहा है, इस कारण लॉकडाउन हटा दो। कोई भी जज का तो दिल दुख जाएगा बेचारे का, ऑर्डर कर देगा तत्काल। हमने रोका कि भाई अभी रुक जाइए, इसमें डाटा आने दीजिए। उसके बाद अगली बार क्या किया? 4 बड़े बड़े एनजीओ इकट्ठे हुए, बोले भारत के घरों में बच्चों का रेप हो रहा है, इसलिए हमको चंदा दो। अब भाई तुम चंदे से करोगे क्या? लेकिन फंड रेजिंग कैंपेन शुरू हो गया। एनडीटीवी उस समय वाला, इस समय वाला नहीं, उस समय वाला, उसने भी एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू कर दिया कि चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स को पीपीई किट बांटेंगे, पैसे दो। तो पैसा वैसा आना शुरू हो गया, सारी कहानी शुरू हो गई। ये होता है नैरेटिव बिल्टअप करने से, ये डीप स्टेट का काम होता है। इसमें किस किस को लाभ हुआ? व्यापारी। कौन? एनडीटीवी। एनजीओ जिन्होंने फंड रेजिंग शुरू कर दी। डीप स्टेट में बैठा हुआ विदेश का आदमी जो ये चाहता था कि तुम्हारे यहां लोग मरे, महामारी फैले और वो दवाई बेच पाए। सबका मतलब सिद्ध हो रहा है। उसके बाद जब हमने बहुत बदतमीजी करके उनसे डाटा मांगा तो उन्होंने डाटा दिया। वो डाटा ये कहता था कि 100 से कम घटनाएं ऐसी थीं जिसमें बच्चों को किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ा। रेप के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। लेकिन जब तक सच आया, घूम के 15 दिन निकल गए और झूठ तो सरपट कोर्ट वोट ये वो सब जगह भाग गया था। तो मैंने एक कार्यक्रम में भोपाल में पहले भी ये बात कही थी, आज फिर वो बात दोहराता हूं। देखिए, बहुत वेग के साथ तर्कपूर्ण तथ्य, यही सत्य है। अगर आप बहुत तेज आवेग के साथ तथ्यपूर्ण कथ्य कर सकते हो तो वही सत्य होगा। इसलिए अपनी बात के तथ्य इकट्ठे करें। आशा है कि आप सबको इस सेशन के बाद
डीप स्टेट के बारे में और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप अपनी जगह पर हाथ खड़े कर सकते हैं। सेशन के बाद अगर कुछ समय बचता है तो हम सवालों को लेने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बीच हम अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष की तरफ बढ़ना चाहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अनंत वैश्य जी, आपने एक ऐसे ऐप का निर्माण किया है जिससे देश भर के दिव्यांगों को मदद मिल सके, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आपको सम्मानित किया है। पहले तो अनंत जी, इस सेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, डीप स्टेट के बारे में अगर संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाहें, और उसके बाद मैं आपके ऐप के बारे में भी चाहूंगा कि आप बताएं, और साथ ही ये बताएं कि वो फीलिंग कैसी थी जब देश का प्रधानमंत्री, देश का सेवक आपके सामने खड़ा होकर के आपको सम्मानित करता है। जी, पहले तो धन्यवाद आपका, और सबसे पहले तो मैं कुशाभाव फाउंडेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और कानपुर से तक मुझे न्योता दिया कि यहाँ आए और आप सबके समक्ष प्रस्तुत होकर आपसे सबसे बातें कर सकें। सबसे पहले उसका धन्यवाद। तो अगर मैं डीप स्टेट की बात करूं तो आई थिंक डीप स्टेट तो बहुत समय से चलता आ रहा है। जब मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज कहती है, आज मैं 26 साल का हूं, जितना मेरा नॉलेज कहता है, ये शुरुआत तो तब हो गई थी जब हमारे देश में जब CIA और KGB के टाइम पे बहुत उनका इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ था। और कहते हैं कि जब शास्त्री जी की मौत हुई थी तो उसमें भी KGB का हाथ था, और उसमें भी डीप स्टेट बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। डीप स्टेट को लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सोशल मीडिया है या फिर बहुत ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि ये पीछे एक नरेटिव बनता है, और जब नरेटिव बनता है तो नरेटिव मेरे हिसाब से एक ही चीज का बनता है, उसमें सबसे जरूरी है पैसा। पैसा जहाँ होता है वहां पे उसके पीछे कहानी बुनी जाती है, और उसके हिसाब से ही चीजों को आगे बढ़ा के चीजों को सामने लाया जाता है। तो डीप स्टेट की शुरुआत तो मेरे हिसाब से वहां हुई थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, अगर प्रेजेंट टाइम की बात करता हूं इतिहास को छोड़ के, तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं मेरे हिसाब से हुई हैं। आई थिंक जो सबसे ज्यादा जो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ था वो हुआ था जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। तब उस टाइम पे इतने ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे। एक सिंगर है, एक रिहाना, किसी ने नाम सुना ही होगा, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा ट्वीट कर दिया था और उसमें बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। और मुझे खुशी तब हुई थी जब अंबानी जी ने उन्हें बुला लिया कि यहाँ आइए और गाना गाइए आके, तो वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी वहां पे। लेकिन ये जो शुरुआत हुई थी उसमें भी रिपोर्ट पीछे निकल के आई थी कि किसी ने पीछे उनको पैसा दिया है ये करने के लिए। प्लस अभी एक रशिया की और एक कहते हैं कि पेगासस नाम की एक ऐप होती है जिससे कि आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। मैं साइबर सिक्योरिटी का आदमी हूँ तो मैं थोड़ी सिक्योरिटी की बातें करूंगा। तो उन लोग कहते हैं कि पेगासस को डाल दिया था और उससे सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही थी और उसको डेटा एनालिटिक्स करा जा रहा था और उसके मदद से सोशल मीडिया में चीजें लाई जा रही थी। अब मैं उस पर तो नहीं टिप्पणी दे पाऊंगा क्योंकि उसकी तो नॉलेज मैं नहीं रखता हूँ इतनी, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि जो ये इतना जो पीछे की कहानी बुनी जाती है, और जैसे कि सर ने बोला कि जॉर्ज जी हमारे जो बैठे हुए हैं, जो विचारधारा बना के बैठे हुए हैं, वो सब ये सीधा सीधा एक ही मकसद होता है कि इसके पीछे पैसा कैसे बनाया जा सके। तो आखिर इस डीप स्टेट के मुद्दे पे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब जो युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो हमको एक चीज की जरूरत है, वो है अपनी आंखें खोलने की। वो बहुत ज्यादा जरूरत है। आंखें खोलिए और हर तरह के पैरामीटर्स को देखिए, है ना। एक मैं थोड़ा लगभग 6-7 साल से कॉर्पोरेट्स बिजनेसेस के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक शब्द होता है KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके सारे पैरामीटर्स को समझा जाता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो भी आप देखो सोशल मीडिया पे, रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, काफी लोग स्नैप्स वगैरह पे काम करते ही होंगे, बिल्कुल जायज सी बात है। लेकिन उसमें जो पहले उसके आसपास की चीजों को देखिए और फिर अपना माइंडसेट बनाइए कि आपको करना क्या है, और उसी के हिसाब से आप अपने आप को खुद भी आगे पर्सनली बढ़ा सकते हैं। तो डीप स्टेट पे तो मैं यही बोलना चाहूंगा। बाकी थोड़ा मैं आपके बारे में बताता हूं। तो पहले मैं उससे पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं कभी आज तक नॉर्मल स्कूल नहीं गया हूं। ठीक है, यहाँ बहुत सारे होंगे, सभी लोग ICSE CBSE बोर्ड से पढ़ाई करे होंगे। कभी भी मैं नॉर्मल स्कूल नहीं गया, मैंने एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करी, और वहां से पढ़ाई करने के बाद ही मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में समझ में आया था। वो था एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड।
हम लोग आजकल हमारे देश में एक डेटा अभी भारत सरकार ने निकाला था 2021 में, उनका ऐसा कहना था कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, स्पेशली एबल्ड में बहुत सारी कैटेगरी होती है, मैं 5 चीजों के बारे में बात करता हूं, ब्लाइंड, डेफ, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पालिसी और वॉइसलेस। ब्लाइंड, डेफ और वॉइसलेस वो जो देख नहीं सुन सकते, बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते। डिसलेक्सिया, आप सभी लोगों ने तारे जमीन पे पिक्चर जरूर देखी होगी, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो कॉम्प्रिहेंशन पावर होती है सामने देख के समझने की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एप्पल रख दूं तो आप क्या सोचोगे कि ये यार ये लाल रंग का है, ये गोल शेप में है, इसको खाने से मीठा लगता है, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन एक जो डिसलेक्सिया का बच्चा होता है वो इतनी चीजें समझ नहीं पाता है। सेरेब्रल पालिसी को मैं अगर आसान भाषा में बोलूं तो वो ऐसी एक डिजीज होती है जो कि जिसमें एज बढ़ जाती है बट आपका दिमाग और आपका ब्रेन उतना वर्क नहीं कर पाता है। तो जब मैंने स्कूल में अपने ये प्रॉब्लम देखी, बहुत सारे वहां पे ऐसे स्पेशल बच्चे थे लेकिन कोई भी ऐसा स्ट्रीमलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं था। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मेरे जो टीचर्स थे, मेरे माता पिताजी भी आज यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे हर वक्त बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी बहनों ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं शिक्षित हो सकूं। तो मैंने अपनी जब शिक्षा कर ली और हमेशा से मेरे मन में था कि कुछ ऐसा करना है जो मेरे जैसे और जो लोग हैं उनको मदद की जा सके। तो जब मैं अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने सोचा कि अब ये सही समय है कि कुछ कर सकूं। तो मैंने वहीं से अपनी स्टार्टअप जर्नी, जो आजकल हम पूरे देश में बात कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स की कैसे चीजें बढ़ानी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते हैं, तो मैंने शुरुआत करी। तो वहां से मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने कुछ ना लोगों ने सुनी जरूर होगी, तो ब्लॉकचेन पे काम करना शुरू किया। मेरा सिर्फ एक दोस्त था जो मुझे अच्छे से पढ़ाता था, वो था इंटरनेट। मैंने उसका बहुत भरपूर इस्तेमाल किया, मैं बोलूंगा मैंने उसका शोषण किया है। तो मैंने इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल किया और उससे जितनी ज्यादा जानकारी अच्छे से ली जा सकती थी मैंने, और कुछ पैसे नहीं खर्चा करे। सब लोग सोचते होंगे कोर्स ले लेते हैं, आसानी से पढ़ाई हो जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे दिख रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सीवी में लगाने का मौका मिल जाएगा, मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। बट एक्चुअली में इट वोंट मेक अ सेंस फॉर यू। आप रियली में अगर कुछ करना चाहते हो तो नॉलेज पहले लीजिए, नॉलेज आएगी तो आप उसको सच में जा पाओगे। तो फिर मैंने वहीं से सोचा कि अब कुछ करते हैं, तो मैंने अपना ब्लॉकचेन में स्टार्टअप शुरू किया। वो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ चलाता था और लकीली वो बहुत ही अच्छा चला। उसमें हम लोग एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज पे काम करते थे सर, हम लोग काम करते थे पॉलिटिकल डोनेशंस को ट्रैक करने के लिए। तो बहुत ही खतरनाक हम लोग के लिए हो गया था, लेकिन फिर वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और ECI ने मेरे से पूरा स्टार्टअप खरीद लिया मेरा। तो मैंने उससे एग्जिट लिया पूरे स्टार्टअप से। और फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में मैंने सोचा कि अब क्या किया जा सकता है। तो मुझे वहां पे एक दिन मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा वहां पे एक लड़का है बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तो मैंने उसको DM करा, मैंने कहा कि गाना गाते हो कि कुछ इससे कमाई होती है? तो उसने कहा नहीं होती है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिसको, बहुत सारे यहाँ पे भी होंगे, गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, स्टैंड अप कॉमेडी करना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हम देखते हैं यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कुछ यार इन लोगों को पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं बनता जा रहा है, ये सब शोकेसिंग प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे इनको मेंटोरशिप करा जा सके और प्लस ये लोग अपने लिए खुद का रोजगार जनरेट कर सके। तो मैंने कोविड में 2020 जब पीक पे था कोविड, तो अपने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया और वहां से लोगों को एक कम्युनिटी बनानी शुरू करी अपने कानपुर शहर से। और बना के मैंने कुछ 5 महीने में 300 लोगों की कम्युनिटी बनाई और उनके लिए अलग अलग शोज ऑर्गेनाइज कराए, होटल, कैफेज, बड़े बड़े इवेंट मैनेजर्स के साथ कोलैबोरेशन किया और उनको मैंने रोजगार दिलाया। तो वहां से फिर मुझे लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके अंदर एक हॉबी जरूर होती है और हॉबी को पैशन बनाने के साथ उसको अगर पैसा कमाने को मिल जाए तब तो लाइफ सेट, हम यही सोचते हैं। तो वहीं से फिर उसको भी बहुत अच्छा चला और उसमें काफी चीजें मैंने करी। लेकिन लकीली फिर एक मुंबई में एक लोग थे, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हैं और हम आपके पूरे स्टार्टअप को फिर से खरीदना चाहते हैं। तो और फिर मेरी टीम ने भी कहा कि इस चीज में अभी हम लोग ने बीटेक, मेरी जो टीम थी हम लोग भी अभी स्टूडेंट लाइफ में ही चल रहे थे,
तो हम लोगों ने सोचा ये अच्छा मौका है, पैसे आ रहे हैं, आ जाने देते हैं। तो मैंने कहा कि इसके भी हम लोग कर देते हैं। लेकिन जब मेरा बीटेक पास हुआ, फिर मैंने सोचा अब सही समय है कि अब मैं अपने लिए सच वाला काम करूं, और वो था एजुकेशन, जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। एक वर्ड होता है टेक्नोलॉजी में, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। किसी को कोई मतलब पता है? एक बार जल्दी से बात करेंगे, बस 1 मिनट में। किसी को पता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी? कोई बता सकता है? किसी को पता है? कोई थोड़ी भी जानकारी? अच्छा, असिस्टिव वर्ड किसी को पता है? असिस्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ जी? टू हेल्प समवन। चलिए ठीक है, इस पे जल्दी से 1 मिनट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेयर्स हैं, अगर मैं कहूं कि मुझे अपने आप आना है, तो लोग सोचेंगे यहाँ पे रैंप लगा देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा कोई मेरे हिसाब से टेक्निकल सोचेगा तो सोचेगा एक मैकेनिकल पुली लगा देते हैं खींचने के लिए, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आजकल हम लोग सब एलेक्सा और गूगल होम की बातें करते हैं, आवाज से सब कुछ चालू हो जाता है और मजा आता है कि अरे गाना चलने लगा, है ना। तो हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में क्या कर देंगे, हम बोलेंगे चलो मुझे ऊपर लेके चलो, उड़न खटोला आएगा लेके जाएगा, ड्रोन आएगा लेके जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी को आसानी समझने के लिए की जा सकती है, जिससे की वजह से हम किसी इंसान को असिस्ट कर सके। तो ये चीजें ज्यादातर जो अगर मैं किसी को बताता हूं तो वो समझते हैं ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। अब किसी ब्लाइंड को अगर मोबाइल चलाना हो तो एक फीचर आता है टॉक बैक, आपके फोन में होता है, जिसको आप क्लिक करोगे तो आपको सुनाई देगा कि क्या आपने क्या क्लिक किया है। तो वहीं से मेरे मन में आया कि बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है, और हमारे देश में बहुत एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। हम लोगों ने बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, यूट्यूब भी करता ही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का मैं सुना होगा, लेकिन कोई भी स्पेशली एबल्ड के लिए नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक ऐप बनाता हूं जिसका नाम है द स्पेशल स्कूल, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी की जो पढ़ाई है उसको कन्वर्ट कर देंगे पूरी उनकी तरह में, 4 चीजों की मदद से। माइंड मैप्स, जिसको हम एनिमेशंस बोल सकते हैं, थोड़ा सा पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट तो बहुत फेमस हो गया था बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी तो पॉडकास्ट की मदद से, और गेम्स की मदद से। गेम्स भी ऐसे जो हम लोग बचपन में खेलते थे, जैसे ऑड वन आउट हो गया, कलरिंग गेम हम लोग खेलते थे, है ना। हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के गेम खेलते थे। हम लोगों ने उसमें ऐसा करते थे जिससे हम लोग कलर्स, शेप्स के समझा जा सके। और हम लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ ऐसा भी डालते हैं जिससे हम टेस्ट भी ले सके बच्चों का कि उनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो उसकी पूरी ऐप हम लोगों ने क्रिएट करी, मेरी और मेरी टीम ने, और हम लोगों ने फिर उसके बाद उसका पायलट रन किया, और जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम छोटी सी देखी वहां पे, जो मेरे हिसाब से एक्चुअली में बहुत बड़ी है, लोगों को इतना समझ में नहीं आती है। वो है पेरेंट्स की प्रॉब्लम। पेरेंट्स को पता ही नहीं है उनको बच्चे के साथ क्या करना है। मैं एक बार अपना एक टेस्ट कर रहा था एक गांव में, यूपी में। वहां पे मेरी टीम ने मुझे बताया कि वहां पे लगभग 100 बच्चों को उन्होंने टेस्ट किया, उसमें से 70 बच्चों के पेरेंट्स ने उनसे ये बोला कि हमारा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्यों करवाना है, ठीक है ये ऐसा है जैसे हम मान लेते हैं। ये एक जनरल धारणा है ना, ये जो हो चलती आ रही है। और लेकिन इसमें उनको मैं कहूंगा अवेयरनेस की कमी है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा है अब मैं तो सब तक नहीं पहुंच सकता, अपनी वाणी को सब तक नहीं पहुंचा सकता हूं, तो मैंने सोचा टेक्नोलॉजी तो हो ही सकती है, टेक्नोलॉजी तो पहुंची जा सकती है। तो मैंने सोचा एआई आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, एआई का क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। हम सभी लोग चैटबॉट्स को यूज करते ही होंगे, चैटबॉट्स की मदद से, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐप में एआई लगा देते हैं, वो डेटा इकट्ठा करेगी, हमारे पेरेंट्स तक चैटबॉट पहुंचेगा। चैटबॉट्स में वो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, वो तो आसानी से कर सकता है। उसकी मदद से वो उनसे बात करेगी और आसानी से समझाएगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे लगा, और जब मैंने इसको जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम थी, जो ये अवेयरनेस प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है। और वहीं से जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपसे क्या कहा? मैंने उनसे सीधा मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, सीधा नहीं हुई थी। मेरी मुलाकात हुई थी पीयूष गोयल जी की मदद से। तो जब मैं एक बार स्टार्टअप महाकुंभ गया था तो पीयूष गोयल जी ने, मैं निकल रहा था तो पीयूष गोयल जी ने मुझे लकीली देख लिया और उन्होंने मुझे बुलाया, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने फिर उनके साथ मेरी कुछ 10 मिनट से 15 मिनट की मुलाकात हुई होगी, और उन्होंने मेरे से पूरा समझा कि अनंत आप क्या
क्या करते हो, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाएंगे मेरी, और वो मुझे बताएंगे। तो एक बार मेरे पास उनके ही किसी सेक्रेटरी का एक बार आया था, उनके पास मेरे पास मैसेज आया बाकायदा व्हाट्सएप पे कि आपकी बात पहुंचा दी गई है, और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। एक कंपटीशन होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, आई थिंक अगर कोई जानता हो यहाँ पे, वो पीएमओ डायरेक्ट कराता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कराता है। तो जब मैं 2022 में उसका विनर था, ऑल इंडिया विनर रहा हूं मैं, रैंक 1 आई थी मेरी उसमें। तो अभी हाल ही में जब वापस से वो हुआ, तो मेरा वीडियो उनके जो वीडियो बनाया गया मेरा, और वो मोदी जी का जो YouTube चैनल है उसमें डाला गया, और उसमें उनके सामने मेरे वीडियो चला, और वहां से मेरा डायरेक्टली उनसे एक बार छोटा सा मुलाकात हम कैसे डिजिटली माध्यम से हो पाई। अनंत, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आप इस कार्यक्रम में, इस मंच में हमारे साथ आए, और इसके साथ ही हमारी ये शुभकामनाएं भी हैं, और ये हमारा विश्वास भी है कि आगे भी आप इस तरह के इनोवेशंस लगातार करते रहेंगे। समय के साथ अब हम अगले सेशन की तरफ, हाँ प्लीज। एक लास्ट बात है, अनंत जी ने स्टार्टअप्स की बात बताई। एक बात जो आप सब लोग स्टार्टअप्स बनाने जा रहे होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉर्ज सोरोस का जो मॉडस ऑपरेंडाई है, वो एनजीओस को पैसा देने वाला काम उन्होंने कम किया है, अब वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट लेते हो, तो वो बैकग्राउंड आपको भी चेक करना है कि पैसा किससे ले रहे हैं। एक जो भोपाल की धरती की बात हुई, शरद बिहार की बात हुई, तो भोपाल में ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश भर में एजुकेशन का काफी काम पॉलिसी लेवल पे आउटसोर्स हो रहा है। तो मेरी कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन जैसी जो संस्थाएं हैं, इनसे ये आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि आप लोग खुद सरकार के पास जाइए और जाके बोलिए कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से आप जो काम करा रहे हैं, या यूनिसेफ से जो काम करा रहे हैं, या XYZ जो EY, डेलॉइट, KPMG से काम करा रहे हैं, हम अच्छे संसाधन, अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल करा के दें, और सरकार को इस प्रकार की नीतिगत चीजों पर मदद करने का काम करें, जिससे कि सरकार पॉलिसी बनाने के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन टाइप लोगों से मुक्त हो सके। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यहाँ ये बोलते हैं कि हम सरकार को मदद करते हैं, वहीं वो उतना ही पैसा द वायर जैसी संस्थाओं को चलाने में भी देती है। तो ये ध्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण हम सवाल नहीं ले पाए, लेकिन प्रियंका अनुगू जी यहाँ पे लगातार मौजूद रहेंगे। आप व्यक्तिगत तौर पे भी उनसे मिल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।